हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सन्नी श्रीवास्तव। वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग अपने आगे की टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेपोलियन सिविल कोड क्या है, ठीक ना, इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए फ्रांस ने क्या क्या किया। ठीक ना, पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब ये नेपोलियन सिविल कोड या नेपोलियन कोड क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। कह रहा है कि जो टुकड़ा था, ज़मीन का टुकड़ा, ठीक ना, जो उसके कंट्रोल के मतलब उसके नियंत्रण के अंदर आता था, ठीक ना, वहाँ पे नेपोलियंस ने बहुत सारे सुधार लाए। ठीक ना, जो सुधार वो फ्रांस में पहले ला चुका था, उस तरह के बहुत सारे सुधार उन्होंने क्या किया, उस टेरिटरी, उस ज़मीन पर भी लाया जहाँ पे उसका कंट्रोल हुआ करता था। ठीक ना, कह रहा है कि थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। समझिएगा ये लाइन क्या कह रहा है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, यानी डायरेक्टरी से जब 1848 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या की, गद्दी हासिल की, तो जाहिर सी बात है कि मोनार्ची वहाँ पे आ गई। ठीक ना, मोनार्ची आ गई, ठीक ना, और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया गया फ्रांस में। ठीक ना, यानी डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर शासन के क्षेत्र में देखा जाए ना, तो उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। ठीक ना, किस चीज़ के लिए, क्यों बदलाव लाया, जिससे, और ये बदलाव क्या किया, ये बदलाव पूरे होल सिस्टम, यानी पूरा जो सिस्टम था, पूरा जो प्रणाली था फ्रांस का, ठीक ना, उसको बहुत ही ज़्यादा विवेकपूर्ण और प्रभावशाली बनाया। ठीक ना, पहले उतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन ये बदलाव जो लाया, जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, ठीक ना, इससे बहुत ज़्यादा सिस्टम इफ़ेक्टिव हो गया, इफ़िशियंट हो गया। ठीक ना, और इसी सिस्टम को क्या बोला गया, सिविल कोड ऑफ 1804। इसी को क्या बोला गया बाबू, सिविल कोड बोला गया 1804 का, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इसमें उन्होंने क्या क्या किया, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले काम क्या किया, डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टाब्लिश। पहला काम सबसे समझिएगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो बर्थ के आधार पर, आपको याद होगा फ्रेंच में फ्यूडल सिस्टम होता था, तो आपको पता होगा सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक ना, तो एक को बोला जाता है क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड लोअर स्टेटा के लोग होते थे। तो इनको बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिलता था, बहुत सारे फ़ायदे मिलते थे, एडवांटेज मिलते थे, छूट मिलता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन्होंने कहा कि ये सारे सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक ना, इन सारे सिस्टम को उन्होंने क्या किया, एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक ना, फिर क्या किया, सेकंड काम, इस्टाब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसमें क्या किया उन्होंने, कानून के सामने सभी लोग बराबर है। ठीक ना, कानून के सामने क्या है, सभी लोग बराबर है, इस चीज़ की बात की। ठीक ना, फिर क्या किया, ये जो कोड था, कोड समझते हैं, सिविल कोड क्या होता है, सिविल कोड मतलब होता है समान नागरिक संहिता। ठीक ना, सिविल कोड का अगर हिंदी आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या होता है सर, तो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि ये ऐसा कानून होता है, ठीक ना, एक पंथ निरपेक्ष कानून। ठीक ना, पंथ निरपेक्ष कानून मतलब क्या होता है कि ऐसा कानून जो सभी ग्रुप के लोगों के लिए क्या हो, इक्वल लागू होगा, चाहे वो गरीब हो, ठीक ना, अमीर हो, ठीक ना, पीजेंट हो, लैंडलेस पीजेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब पर क्या होगा, बराबर लागू होगा। उसी को क्या कहा गया, सिविल कोड कहा गया। ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में समान नागरिक संहिता भी बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई बाबू। ठीक ना, अब ये समान नागरिक संहिता जो क्या था, फ्रांस में लाया था उन्होंने, और इससे बहुत सारे उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे चेंजेस भी लाए, जैसे कि बर्थ के आधार पर जो छूट मिलती थी उसको बंद कर दिया, और स्थापित किया इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब समझते हैं ना, कानून के सामने इन्होंने बोला कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो नोबल फैमिली के बिलोंग करते हों, किसी तरीके के लोग हों, सभी लोग कानून के सामने क्या है, बराबर हैं। ठीक ना, और ये जो कोड था, मतलब ये जो नियम था, कोड मतलब क्या है, यहाँ पे नियम हो गया। ठीक ना, वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ठीक ना, मतलब इस कोड को फैलाया गया, इस नियम को फैलाया गया और भी जगहों पे जहाँ फ्रेंच का कंट्रोल हुआ करता था,
मतलब उस एरिया पे जहाँ फ्रेंच क्या किया था, कब्जा करके बैठा था, उस जगह पर भी इस जो नियम था उसको लेके गया गया। कौन सा नियम, कौन सा नियम, अब सिविल कोड वाला जो नियम बताया है, ठीक ना, वो सारे नियम उस जगह पर भी उन्होंने क्या किया, लेके गए, ठीक ना। कहाँ कहाँ लेके गए, तो डच रिपब्लिक, फिर से स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ठीक ना, इन सारे जगहों पर पहले क्या था, फ्रांस का कंट्रोल था, ठीक ना, बहुत सारे एरिया इनके अंडर कंट्रोल में थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने ये नियम लागू किया, सिविल कोड, ठीक ना। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, सरल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन समझते हैं ना, प्रशासनिक इकाई, मतलब अलग 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 जो डिवीजन बांटे गए थे उसको सिंपल कर दिया, ठीक ना। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, आप पढ़े थे, आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वो क्या करते हैं, छोटे किसानों को बुलाते हैं, ठीक ना, मतलब बुलाते नहीं, छोटे किसानों को हायर कर लेते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, फसल उगाइए, और फसल उगाने के बाद से उसका क्या कीजिए, टैक्स के तौर पे हमें कुछ मतलब खास वो चीज़ फिक्स कर देते हैं कि इतना हमको प्रोड्यूस दे देना है, मतलब जैसे आप 100 क्विंटल उगा रहे हैं तो हमको 50 क्विंटल हमको आपको दे देना है, इस तरह की चीज़ें वो लोग करते थे। यही क्या कहलाता था, फ्यूडल सिस्टम कहलाता था, ठीक ना। तो ये सारे चीज़ों को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। एंड फ्रीड प्रीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यू, समझिएगा सर्फडम क्या होता है, कह रहा है कि उन्होंने पीजेंट को, जैसे क्या करते थे बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे, पीजेंट को एज ए लेबर रख लेते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब इस तरीके से नहीं होगा, पीजेंट एज ए लेबर काम आपके यहाँ नहीं करेगा, ठीक ना, ये काम किया। सेकंड, मेनोरियल ड्यू क्या होता है, मेनोरियल ड्यू समझिएगा, जो जागीरदार बकाया होता है ना, जागीरदार बकाया क्या होता है, समझिए कि जब बहुत बड़ा किसान, ठीक ना, क्या करता है, छोटे किसान को अपना ज़मीन देता है, ठीक ना, ज़मीन देता है, उसके बदला वो क्या करता है, अभी जैसे मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम का बताया था ना, ज़मीन देता है तो बोलता है कि आप खेती करो, इससे जो भी चीज़ें होंगी उसको हमको भी देना है। तो ये सारे जो बकाया होता था, मानो कि उनको देना होता था ज़मींदार को, अगर वो नहीं दे पाते थे तो वो बकाया हो जाता था, तो बोला कि नहीं, इस तरह का सिस्टम भी नहीं रहेगा, ये सारे सिस्टम भी ख़त्म करना चाहिए, ठीक ना। फिर उन्होंने क्या किया, ये सब सिविल कोड के अंतर्गत बातें हैं, ठीक ना, क्या क्या चीज़ें की। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वे रील, मतलब जो ग्रुप बनाते थे पहले, जैसे आपको याद होगा फ्रांस में जैकोबिन क्लब जैसे ग्रुप वगैरह पहले बनते थे, डायरेक्टरी के आने के बाद वो क्या हो गए थे, रिस्ट्रिक्शन उसमें लग गए थे, पाबंदी लग गई थी, इन्होंने पाबंदी को भी हटा दिया, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव, इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट, यातायात और संचार की जो प्रणाली थी उसको, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार लाई, ठीक ना। तो ये सब आपको लिखने होंगे। नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट आर द नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट, या व्हाट आर सिविल कोड ऑफ 1804, तो इसमें सारे पॉइंट्स आपको बताने होंगे, ठीक ना। फिर क्या किया, पीजेंट, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, ठीक ना, इन्होंने एक नए तरह का, एक नई आज़ादी इनको मिली, इनको एक नई आज़ादी देखने को मिली, जब ये सारी चीज़ें, जब सारे चेंजेज लाया जा रहा था, ठीक ना, तो उनको एक नई आज़ादी देखने को मिलती है, ठीक ना। जो बिजनेसमैन थे, यानी जो बिजनेस करते थे, एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स का होने का मतलब क्या, कि जो छोटे प्रोड्यूसर थे, ठीक ना, जो छोटे लेवल पर मतलब प्रोडक्शन करते थे किसी भी सामान का, ठीक ना, वो धीरे धीरे, मतलब खासकर ये लोग धीरे धीरे इस बात को रियलाइज़ करने लगे, महसूस करने लगे कि जो यूनिफॉर्म लॉ लाया गया है, यूनिफॉर्म लॉ मतलब अभी बताया, जो समान कानून, मतलब किसी के लिए कानून बदलेगा नहीं, सबके लिए बराबर नियम होंगे, ठीक ना। उसमें क्या किया उन्होंने, किया स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, ठीक ना, उसमें क्या किया कि एक प्रमाण के अनुसार उन्होंने भार और माप का एक मतलब प्रमाणित सिस्टम निकाला, ठीक ना, कि सब जगह जो भार और माप का जो सिस्टम चलेगा एक ही तरह का चलेगा, ठीक ना। फिर क्या किया, एंड एक कॉमन नेशनल करेंसी, और बोले कि सारे पूरे एरिया में एक ही करेंसी चलेगी, ठीक ना, बराबर नहीं कि यहाँ पे अलग करेंसी वहाँ पे अलग करेंसी, इस तरीके से नहीं चलेगी, ठीक ना। उन्होंने ये काम किया, और इससे क्या फ़ायदा हुआ, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट, ये क्या कर दिया, आसान बना दिया, किस चीज़ का, क्या आसान बना दिया, द मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आवाजाही, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से अपने ही रीजन में जा सकते थे, कोई सामान लेना होता तो ले सकते थे, पैसा के लेन देन भी वो आसानी से कर सकते थे, ठीक ना। तो ये सारे क्या थे, सिविल कोड के अंदर ये सारे प्रिंसिपल थे जो नेपोलियन ने लाया था, ठीक ना। और इस कारण से क्या थे, फ्रांस के लोग एज वेल एज यूरोप में बहुत सारे लोग इनसे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, किससे, नेपोलियन बोनापार्ट से, ठीक ना।
करे हाउ एवर, हालांकि, हाउ एवर मतलब क्या होता है, हालांकि, इन द एरिया कनकर्ड मतलब वो एरिया जिस पे उन्होंने विजय पाए थे, ठीक ना, मतलब वो एरिया जिसको वह जीता था, ठीक ना। द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स, तो लोगों का जो रिएक्शन थी यानी जो प्रतिक्रिया थी जब नेपाल मतलब नेपाल कर रहे हैं फ्रांस जब जीत गया, ठीक ना, उनकी भूमि को, तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो मिक्स थी, मतलब सम्मिलित थी, ना ज़्यादा खुश थे ना ज़्यादा दुखी थे, ठीक ना। आप देखिए क्या कर रहा है, इनिशियली यानी शुरुआत में बहुत सारे जगहों पे जैसे कि होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक ना, और बहुत सारे सिटी जैसे कि ब्रुसेल्स, मैनीज, मिलान, वार्सो, ठीक ना, इन्होंने फ्रेंच आर्मी को, जो फ्रेंच की आर्मी थी, ठीक ना, वेयर वेलकम एज ए हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, ठीक ना, इनको क्या देख किस तरीके से, मतलब इनको जब फ्रेंच आर्मी आई इनके शहर में तो इनको एक स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का उग्रदूत के रूप में इनको देखा जाने लगा कि मतलब ये लोग आए हैं हमको स्वतंत्र कराने के लिए, जो पहले का जो सिस्टम घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है, ठीक ना, जो पहले हमारा सिस्टम जो अनइफिशिएंट है, प्रभावशाली नहीं है, ठीक ना, रेशनल नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है, ठीक ना, अविवेकपूर्ण है, उससे हमको आज़ाद कराने के लोग आए हैं, मतलब इस तरीके से फ्रेंच आर्मी को देखा जा रहा था, ठीक ना। हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का उग्रदूत, ठीक ना, तो उसके रूप में वो शुरू मतलब ये देख रहे थे, ठीक ना। बट द इनिशियल इंथुसिज्म ऑन टर्न सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरुआती उत्साह था, जश्न था, खुशी का जो माहौल था, ठीक ना, वो तुरंत बदल गया किस में, विरोध में। क्यों बदल गया समझिएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि जो उत्साह शुरू में उन्होंने दिखाया कि हाँ यही लोग हमको स्वतंत्रता दिलाएंगे, एफिशिएंट सिस्टम लाएंगे हमारे एरिया में, ठीक ना, और धीरे धीरे उनका जो उत्साह था विरोध करने लगे फ्रेंच आर्मी का। इसका क्या कारण रहा ये भी आपको समझना है। एज इट बिकेम क्लियर, यह अब स्पष्ट हो चुका था कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ठीक ना, जो नई प्रशासनिक जो सजावट है, ठीक ना, जो अरेंजमेंट है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कर रहे थे जो, ठीक ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट मतलब जो शासन की जो पद्धति ये ला रहे थे, ठीक ना, वो एक साथ हैंड इन हैंड मतलब क्या करना होता है, एक साथ चलने वाला है, ठीक ना। तो पॉलिटिकल फ्रीडम उस तरीके से नहीं हो सकती थी, मतलब ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब चेंजेस लाए, ठीक ना, और जैसे पॉलिटिकल, मानो किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे कोई सिटी की बात करें, जैसे वार्सो ले लिए, तो वहाँ पे भी कोई राजनीतिक सिस्टम चल रहा होगा, ठीक ना, तो इन दोनों का एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, ठीक ना। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया, अब घुस गए तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक ना, सेंसरशिप लगा दी, मतलब पाबंदी लगा दी, लेटर पब्लिश नहीं करने देते, कोई न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश करना इनके खिलाफ, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, और क्या किया, और इन्होंने जबरन क्या किया, भर्ती करने लगे किस में, फ्रेंच आर्मी में। फ्रेंच आर्मी में क्या करते थे, ये जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ शहर के नौजवान लड़कों को जबरन अपने अपने आर्मी में क्या करते थे, भर्ती कर लेते थे, ठीक ना। किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि जितने ज़्यादा हमारे पास आर्मी रहेगा उसकी मदद से हम लोग पूरे यूरोप को क्या कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, जीत लेंगे। ये पूरा नेपोलियन का ये प्लान था, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण, ठीक ना, ये सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि जितनी उनको एडवांटेज दिख रही थी शुरुआत में, वो सारे एडवांटेज अब मतलब एक छोटा, मतलब सारे एडवांटेज अब उनको उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहे थे जितना उनको इस चीज़ में क्या होता था, डिसएडवांटेज दिख रहा था। मतलब अब वो एडवांटेज उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये बहुत सारे उनके साथ क्या हो रही थी, प्रॉब्लम भी थी, ठीक ना, बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उन्होंने अच्छा किया ही था, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे अननेसेसरी काम किए, ठीक ना, जो वहाँ के लोगों को क्या करती थी, नाराज़ करती थी, इनके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाने के लिए क्या करती थी, प्रेरित करती थी, ठीक ना। तो ये सारे क्या हुआ, इस तरीके से चीज़ें हुई, किस तरीके से नेपोलियन, आज के क्लास में हम लोग जाने कि किस तरीके का नेपोलियन का सिविल कोड क्या था, ठीक ना, सिविल कोड में क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए थे, ठीक ना, शुरुआत में सिविल कोड को किस तरीके से देखा गया, फिर बाद में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में जाने, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी चीज़ें आई होंगी, ठीक ना। अच्छे से पढ़िएगा बाबू, ठीक ना। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़िए तो बुक को साथ लेकर पढ़िए, बुक को साथ लेकर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें कहाँ हो रही है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।